हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, इस आर्टिकल की पार्सिंग करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेप बैक। तो स्टेप बैक देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कदम पीछे लेने वाली बात हो रही है। मतलब स्टेप बैक मतलब कदम पीछे, या तो मैं इस स्टेप को वर्ब मानूँ कि भैया कदम ले लो, स्टेप करो, और बैक मतलब पीछे की तरफ करो, स्टेप फॉरवर्ड आगे की तरफ करो। या मैं इस पूरे को एक मान लूँ, स्टेप बैक का मतलब कि विड्रॉ कर लेना, पीछे हटने की बात हो रही है। यहाँ देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा है इजराइल शुड स्टैंड डाउन। तो पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए, ये मेरा जो शुड है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इससे पहले हमारा क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। ये रहा सब्जेक्ट, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब। तो इजराइल शुड स्टैंड डाउन, यानी कि जो राइटर है, जो ऑथर है, वो एडवाइस दे रहा है इजराइल को कि इजराइल को क्या करना चाहिए। स्टैंड डाउन का मतलब होता है रोक देना चाहिए, विड्रॉ कर देना चाहिए, कदम पीछे ले लेना चाहिए। यानी कि इजराइल को जो अगर वो कोई हमला कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो उसे स्टैंड डाउन करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, रोक देना चाहिए। अच्छा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टू अवॉइड अ रीजनल वॉर इन वेस्ट एशिया। तो यहाँ तो हम समझ गए कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल हो गया, और ये स्टैंड डाउन हमारा हो गया वर्ब हो गया, जो मेन वर्ब होता है कि इजराइल शुड स्टैंड डाउन। फिर यहाँ पर अचानक एक इन्फिनेटिव लग गया है कि टू अवॉइड। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। ये जो टू है ये कोई प्रैपोजिशन नहीं है, ये हमारा इन्फिनेटिव का मार्कर है, इसको हम पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए यहाँ बता रहा है क्यों भाई उसको स्टैंड डाउन करना चाहिए। तो टू अवॉइड करने के लिए। तो अगर ये जवाब हमें वाई का अगर दे दे, तो वाई शुड इजराइल स्टैंड डाउन, तो जवाब में आ रहा है टू अवॉइड। तो ये जो हमारा इन्फिनेटिव है ना, ये कहीं ना कहीं एक एडवर्ब का काम फिर करेगा। अगर ये हमारे वाई का जवाब देते तो इन्फिनेटिव एडवर्ब भी बन जाएगा। इन्फिनेटिव नाउन भी होता है, इन्फिनेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इन्फिनेटिव एडवर्ब भी होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है सारी बातें। तो ये टू अवॉइड हमारा इन्फिनेटिव है। अब अवॉइड के बाद लिखा है कि अ रीजनल वॉर। तो इस अवॉइड का, इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट होगा। अवॉइड व्हाट, तो व्हाट का जवाब दे रहा है ना, अ रीजनल वॉर, यानी कि एक जो रीजनल वॉर को रोकने के लिए, जो क्षेत्रीय जो वॉर है उसको अवॉइड करने के लिए। तो इजराइल को अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए इस तरह के रीजनल वॉर को अवॉइड करने के लिए। कहाँ पे हो सकता है रीजनल वॉर? इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में एक रीजनल वॉर, मतलब आपस में लोग लड़ बैठेंगे उस क्षेत्र के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए स्टैंड डाउन करना चाहिए। एकदम क्लियर समझ में आया? अब आगे देखिए। देखिए, यह लिखा है कि ईरान्स मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन इजराइल ऑन अप्रैल 14 नाइट। यहाँ पे कॉमा है। अब इतने बड़े सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये पूरा का पूरा हमारा एक फ्रेज तो बन गया भाई हमारा। ये हम इसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं कि क्या है, एक नाउन फ्रेज है। लेकिन इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं? ईरान के बारे में कर रहे हैं, कि मैसिव के बारे में कर रहे हैं, कि ड्रोन के बारे में कर रहे हैं, कि अटैक के बारे में कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं ज़रा सोचिए तो ऐसे देखिए, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा है ईरान्स, यानी कि हम ईरान के बारे में बात नहीं कर रहे। ईरान, तो ये एपोस्ट्रोफी लग गया, मतलब वो ईरान का कुछ होगा, पोजीशन दिखा रहा है। तो ईरान्स व्हाट? ईरान्स मैसिव। मैसिव मतलब बहुत बड़ा। तो मैसिव मतलब एडजेक्टिव हो गया, किसी के बारे में कह रहा है कि बड़ा है कि छोटा है। तो ईरान का मैसिव। मैसिव व्हाट? तो एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताएगा। ड्रोन एंड मिसाइल। अगर सिर्फ ये ड्रोन एंड मिसाइल रहता तो हम समझ जाते। यहाँ पर अटैक भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर अटैक अब ये वर्ब है कि नाउन है, कैसे पता चलेगा? तो पूरा देखिए, ईरान्स मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक। तो ये पूरा का पूरा, इसको अगर आप चाहो तो एक फ्रेज मान लो कि ड्रोन और मिसाइल्स का हमला, इससे जो हमला हुआ है। तो अटैक यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। यानी कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये अटैक है। ये अटैक हमारे देखो सिंगुलर अटैक, और ये सब कुछ अटैक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कैसा अटैक, कौन सा अटैक? तो ड्रोन एंड मिसाइल अटैक।
तो यानी कि हम एक तरीके से अगर ये मान करके चले तो इस अटैक के बारे में ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी जो दे रहा है, तो मैं इसको भी एक तरीके से एडजेक्टिव मान के चल सकता हूँ कि विच टाइप ऑफ अटैक, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक। तो ड्रोन एंड मिसाइल अटैक कैसा था, मैसिव था, बहुत बड़ा था, तो मैसिव भी एडजेक्टिव है। और ये दोनों भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफायर है मतलब कहीं ना कहीं ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो ईरान का बहुत ही बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक। फिर यहाँ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑन इज़राइल, किस पर वो अटैक गया, इज़राइल पर गया। फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑन अप्रैल 14 नाइट, कब, तो 14 अप्रैल के रात को। सिर्फ नाइट रहता है तो इन लगाते, यहाँ पर चूंकि डेट है और नाइट है दोनों है तो फिर ऑन लगा रहे, ऑन 14 अप्रैल नाइट। तो 14 अप्रैल के रात को ईरान का जो सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल से जो हमला था इजराइल पर, बस ये इसका मतलब है। क्लियर? तो बात हम अटैक की कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखा हुआ है कि इन रिटेलिएशन, इन हमारा प्रेपोजिशन है, रिटेलिएशन हमारा नाउन है। तो पहले यहाँ तक देखते हैं, इन रिटेलिएशन का मतलब होता है क्या, उसके बदले में। जैसे मैं आप पे हमला करूँ तो हमले के बदले हमला करना, प्रतिक्रिया, उसके जवाब में। तो इन रिटेलिएशन का मतलब है जवाब में। फिर यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है अगेंस्ट, अगेंस्ट व्हाट, जवाब किसके खिलाफ था, अगेंस्ट द बॉम्बिंग। अब यहाँ जो बॉम्बिंग है ये हमारा जेरेंड है, क्योंकि इससे पहले देखो द लगा हुआ है, तो यानी कि हम समझ गए कि ये नाउन का काम कर रहा है। तो अगेंस्ट द बॉम्बिंग, यानी कि जो बॉम्बिंग का मतलब है बॉम्ब मारने की एक्टिविटी के खिलाफ, जो बॉम्ब मारा गया था। तो बॉम्बिंग ऑफ व्हाट, तो बॉम्बिंग ऑफ इट्स एम्बेसी कंपाउंड, यानी कि ईरान के एम्बेसी कंपाउंड का जो बॉम्बिंग था, उस बॉम्बिंग के खिलाफ एक रिटेलिएशन में ईरान ने हमला किया। पूरा पढ़ पा रहे हो ना? इन रिटेलिएशन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द बॉम्बिंग, कहाँ का बॉम्बिंग, ऑफ इट्स एम्बेसी कंपाउंड, इसके एम्बेसी कंपाउंड का जो बॉम्बिंग था उसके खिलाफ। अच्छा, कहाँ पे था ये, तो इन डमास्कस, डमास्कस कोई जगह होगी वहाँ पर, कब, तो 2 वीक्स अर्लियर, 2 हफ्ते पहले। तो अभी भी हमारा वो क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा प्रेडिकेट किधर है अब तक ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हम अभी अटैक की बात कर रहे हैं, बट ये अटैक अगर हमारा सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट किधर है, तो इसका प्रेडिकेट यहाँ पर है हैज़ पुश्ड। तो इस अटैक ने, ये जो ड्रोन और मिसाइल अटैक है, हैज़ पुश्ड, इसने पुश किया है किसको, एन ऑलरेडी वोलाटाइल वेस्ट एशिया। देखो पुश्ड के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन ऑलरेडी, जो पहले से ही, वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब कि स्थिर नहीं है, वेस्ट एशिया, तो जो पहले से ही अस्थिर वेस्ट एशिया है उसको पुश कर दिया है, इस अटैक ने धकेल दिया है। कहाँ धकेल दिया है, यहाँ प्रेपोजिशन आया टू द ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारे पर धकेल दिया है, ब्रिंक कहते हैं ना, वर्ज ऑफ, वैसे ब्रिंक ऑफ होता है, किसके किनारे पर, ऑफ एन ऑल आउट वॉर। ऑल आउट वॉर का मतलब है कि एकदम सब कुछ दाव पे लगा करके जो वॉर करते हैं ना, युद्ध करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, युद्ध एकदम मरो या मारो, उसको बोलते हैं ऑल आउट, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा वॉर। उस वॉर के दहलीज पर धकेल दिया है इस अटैक ने। मतलब कि ईरान ने जो इतना बड़ा अटैक किया, उस अटैक से क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है, जो पहले से ही स्थिर नहीं था, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इस अटैक ने उस वेस्ट एशिया को और किसके नज़दीक कर दिया है, ऑल आउट वॉर के नज़दीक कर दिया है। ये बात कही जा रही इस पेपर में, अब समझ में आया? चलिए और करते हैं पार्सिंग। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि ईरान लॉस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईरान ने खो दिया। क्या खो दिया भाई, लॉस्ट व्हाट, 2 ऑफ इट्स जनरल्स। अब इसके जो जितने भी जनरल्स हैं उनमें से 2 जनरल्स को खो दिया। ईरान लॉस्ट 2 ऑफ इट्स जनरल्स, तो बहुत सारे जनरल्स होंगे, उनमें से 2 को खो दिया, जैसे 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ ऐसे बोलते हैं, हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हु, मोहम्मद रेज़ा जाहिद, तो जिनमें शामिल है। इंक्लूडिंग ये क्यों लिखा जाता है कि वो दिखाना चाह रहा है कि ये जो 2 है ना, उनमें से किसी एक को हाईलाइट कर रहा है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या लगा दिया, इंक्लूडिंग।
यहाँ इंक्लूड में आईएनजी है मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंक्लूडिंग होम, इंक्लूडिंग मोहम्मद रेज़ा जाहिद को इंक्लूड करते हुए। दो जनरल्स खो गए जिनमें से एक मोहम्मद रेज़ा जाहिद है, मतलब खो गए का मतलब कि मर गए, लॉस्ट हो गए मतलब मर गए। अब यहाँ पर जाहिद के बाद यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, ओवरसीइंग द कुड्स फोर्सेस ऑपरेशंस इन सीरिया एंड लेबनान। पहले यहाँ पर देख लीजिए, तो ये रेज़ा जाहिद के बाद ये जो कॉमा करके ओवरसीइंग है, ओवरसीइंग का मतलब होता है सुपरवाइज करना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मानेंगे। इस आईएनजी का यहाँ पर क्या काम है, तो इस रेज़ा जाहिद के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कौन से रेज़ा जाहिद, वही जो सुपरवाइज कर रहे थे किसको, ये कुड्स फोर्सेस के ऑपरेशन को, कहाँ पर, सीरिया में और लेबनान में वो सुपरवाइज कर रहे थे, वही जो है वो मर गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, वो तो मरे ही, एंड 5 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में से 5 सीनियर ऑफिसर भी मारे गए। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी हो से तो होता है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड, बट हो सकता है कोई नाम हो, क्योंकि यहाँ ये भी कैपिटल है और यहाँ ये भी कैपिटल है, तो कई बार होता है ना कि अगर 2 वर्ड है और ये भी कैपिटल है पहला इसका और ये भी कैपिटल है, तो हम इसको एक नाम मान लेते हैं। तो हो सकता है कि उसके गार्ड्स होगा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स करके कोई टाइटल होगा, उसमें से वही 5 लोग जो है 5 सीनियर ऑफिसर्स वो भी मारे गए। एंड फिर कह रहा है कि एंड एन ईरानियन रिस्पॉन्स वॉज एक्सपेक्टेड। अब ये जो एक्सपेक्टेड है सब क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है ये, कि जब इतना सब कुछ हुआ तो एक ईरानियन रिस्पॉन्स, ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वॉज एक्सपेक्टेड, उसकी उम्मीद थी कि ऐसा होगा भाई, तुमने उसके 2 जनरल्स मार दिए, ओके, उसके बाद 5 मेन ऑफिसर मार दिए, तो भाई ये जो रिस्पॉन्स तो भाई एक्सपेक्टेड था ना, ये बात कही गई। ऐसे तोड़ तोड़ करके समझना पड़ता है गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इन द पास्ट, यानी कि कभी पास्ट में, ईरानियन हैज़ यूज्ड इट्स प्रॉक्सीज, कि ईरान ने, ईरानियन कह रहा हूँ, ईरान ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड हमारा मेन वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है। कि हालांकि पास्ट टेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता नहीं, बट एक इस तरीके से कहा जाता है कि इन द पास्ट, कि पीछे अगर देखे तो ईरान हैज़ यूज्ड इट्स प्रॉक्सीज, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को यूज़ किया। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ईरान खुद सामने नहीं जा रहा है, उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है, अलग अलग ग्रुप है ना, वो क्या हिजबुल्ला और पता नहीं क्या क्या है, तो अलग अलग अपना ग्रुप है, या हमास है, सब ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप से अटैक करवा दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईरान हैज़ यूज्ड इट्स प्रॉक्सीज, ईरान ने भाई अपने इस तरह के जो इसके ग्रुप से उनका इस्तेमाल किया हुआ है, और टारगेटेड या टारगेट किया है। तो इस टारगेट ये थर्ड फॉर्म में ही है, यानी कि इसी हैज़ से काम चलाया ना, ईरान हैज़ यूज्ड भी हो गया और ईरान हैज़ टारगेटेड भी हो गया, यानी कि सिर्फ और लगाने से हमें फिर हैज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ईरान हैज़ यूज्ड इट्स प्रॉक्सीज एंड और टारगेटेड, या उसने टारगेट किया इजराइली असेट्स को, कहाँ पर, इन अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ में जो इजराइल के असेट्स होंगे, जो संपत्ति होगी, उसको उसने टारगेट किया। किस प्रतिक्रिया में, तो यहाँ लिखा है इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स अटैक्स, यानी कि इजराइल के अटैक जो हुए थे उसके प्रतिक्रिया में इन लोगों ने किया। अटैक कहाँ पर हुए थे, ऑन इट्स ऑफिशियल्स, ईरान के ऑफिशियल्स जो उसके कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उस पर इजराइल का जो अटैक हुआ था उसके प्रतिक्रिया में ईरान ने क्या किया, तो कभी तो अपने प्रॉक्सीज को यूज़ किए, या कभी इजराइल के एसेट्स को जो अलग अलग कंट्रीज़ में था उसको बर्बाद कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए और देखते हैं। देखिए 1 मिनट जरा दीजिएगा, somebody has come। सी गाइस, यहाँ से देखते हैं कि बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, तेहरान्स वेपन्स बराश, इसको कई लोग बराज भी कहते हैं, कई लोग इसको बराश श साउंड भी निकालते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा।
तेहरान का मतलब क्या है, मतलब ईरान के बारे में ही बात हो रही है, तो ईरान के कैपिटल के बारे में है कि तेहरान वेपन्स बराश, वेपन्स हथियार, और ये बराश साथ में, मतलब दोनों एक साथ यूज़ किया गया, वेपन्स को एपोस्ट्रॉफी कुछ नहीं है। बराश का एक तो मतलब होता है कि अटैक पे अटैक, बम्बार्डिंग अगर कोई चालू कर दे उसको भी बराश कहते हैं। कुछ बराश हो सकता है कुछ मिलिट्री गोली बारूद से रिलेटेड भी हो। कई बार हम लोग ऐसे बराश यूज़ करते हैं कि बराश ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनों की भरमार कर दी, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक क्वेश्चन। तो उस सेंस में मुझे लग रहा है कि ये है कि तेहरान्स यानी कि ईरान का जो वेपन्स बराश है, यानी कि जो हथियारों की जो बारिश है, फ्रॉम इट्स सोइल, अपने धरती से। तो ये जो तेहरान से यानी कि ईरान का जो वेपन्स की जो बारिश है, टारगेटेड इज़राइल प्रॉपर। तो यानी कि हमारा इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हुआ, तेहरान में एपोस्ट्रॉफी एस लगाया, मतलब तेहरान नहीं हुआ, ये हुआ वेपन्स बराश, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ वेपन्स, और यहाँ बराश। और यहाँ पर हमारा लगा है प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम इट्स सॉइल, यानी कि ये जो तेहरान का जो हथियारों की जो बारिश है उसके अपनी धरती से। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या कह रहा है कि ये जो वेपन की बारिश है वो कहाँ से हुई, तो बता भी दिया कि फ्रॉम इट्स सॉइल, अपनी धरती से। तो इस वेपन के बारिश ने क्या किया, टारगेट किया। किसको टारगेट किया, इजराइल के प्रॉपर को। प्रॉपर का मतलब यहाँ पर प्रॉपर कुछ बॉर्डर से रिलेटेड है, मतलब इजराइल के बॉर्डर को, उसके क्षेत्र को टारगेट किया, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर कॉमा लगा, ये तो समझ गया। कॉमा के बाद यहाँ क्या लिखा है कि एस्केलेटिंग टेंशंस टू लेवल्स नॉट सीन इन वेस्ट एशिया इन डिकेड्स। अब हम इसको कैसे समझेंगे, ये एस्केलेट में आईएनजी लगा है, क्या है ये, तो एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे कि बढ़ाते हुए। क्या बढ़ाते हुए, टेंशन बढ़ाते हुए। यानी कि जब इसने हमला किया तो हमला किया और साथ में लिख दिया कि एक्सक्लेटिंग टेंशन, जो कि टेंशन को बढ़ा रहा है, मतलब टेंशन को बढ़ाते हुए हमला किया। कहने का तरीका होता है कि हमला किया जिससे टेंशन बढ़ गया, बट वो लिखते ऐसे हैं, एस्केलेटिंग टेंशंस। फिर लिखा है कि टू लेवल्स, ऐसे लेवल तक टेंशन बढ़ा दिया, नॉट सीन। अब देखो यहाँ पर नॉट के बगल में सीन क्यों लिखा है, थर्ड फॉर्म क्यों लिखा है, ये कैसा सेंटेंस है, टेंशंस टू लेवल्स नॉट सीन। तो आप यहाँ पर चाहो तो टेंशन टू लेवल्स, ऐसे लेवल पे विच वर नॉट सीन, जिसको आज तक देखा नहीं गया, ऐसे लेवल पे टेंशन को पहुँचा दिया कि जिसको देखा नहीं गया। नॉट सीन इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में कभी भी देखा नहीं गया। इन डेकेड्स, दशकों में इस तरह के टेंशन को नहीं देखा गया जितना इसने वेपन की बारिश करके टेंशन दे दिया इजराइल को, ऐसे समझाया गया। नॉट सीन समझ में आ रहा है ना, कि ये जो एस्केलेटिंग टेंशंस को उस लेवल तक ले गया, टू लेवल्स, ऐसे लेवल पे नॉट सीन। तो हम नॉट सीन को क्या मानेंगे, विच वर नॉट सीन, जिसको अब तक देखा नहीं गया है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब कह रहा है विद हेल्प फ्रॉम द यूएस। विद हेल्प मतलब सपोर्ट के साथ। कहाँ से सपोर्ट मिला, यूएस से मिला, कॉमा द यूके से भी सपोर्ट मिला, फ्रांस से भी सपोर्ट मिला, एंड जॉर्डन। तो एक विद से इसने सारा काम चला लिया कि विद मतलब विद हेल्प, और यहाँ फ्रॉम सबके लिए फ्रॉम है, फ्रॉम द यूएस, फ्रॉम द यूके, फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रॉम जॉर्डन। एक ही फ्रॉम से काम चल गया। तो इन सब की मदद से क्या किया, यहाँ इजराइल लिखा हुआ है, इजराइल विद हेल्प, तो यानी कि हम इजराइल को सब्जेक्ट मानेंगे। ऐसे करके देख लीजिए, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। पार्सिंग के अंदर आपको सब्जेक्ट वगैरह को ढूंढना पड़ता है कि बात किसके बारे में हो रही है। अगर आपको पार्सिंग आ गई ना, आपका जो होता है ना PQRS, वो सब अच्छा हो जाएगा आपका। जो पेपर में आते हैं ना गवर्नमेंट जॉब वाले PQRS, उसमें भी तो समझ में नहीं आता है कि अच्छा यार इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। तो ये पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपका क्लोज टेस्ट क्या क्या सही नहीं हो सकता, एक आर्टिकल से बहुत कुछ सही करा देगा। देखो ये जो इजराइल है, ये सब्जेक्ट है ना, इजराइल के बारे में बात हो रही है, और यहाँ कॉमा है। कॉमा के बाद यहाँ देखो प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो तो कहीं ना कहीं होगा ना। तो ये इजराइल है,
इसको मदद किसकी मिली? यूएस की मिली, यूके से मिली, फ्रांस से मिली, जॉर्डन से मिली। तो इस इजराइल ने क्या किया? इंटरसेप्टेड, ये वर्ब है इसका, उसने रोका 99%। इंटरसेप्ट का मतलब रोक दिया। 99% ऑफ द ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स का मतलब होता है कि वो जो मिसाइल, उस मान लो तोप से जो मिसाइल निकला, जो भी गोला बारूद निकला, उसको अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो उन सारे प्रोजेक्टाइल को, उन सारे मिसाइल को, ड्रोन को, सब को 99% तक इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। सोचो, यहाँ पर इजराइल ने रोका तो ये सब्जेक्ट, इंटरसेप्ट किया वर्ब, अब बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन है। फिर कह रहा है कि ईरान सेज, ईरान कहता है, सेज इट्स एक्शन वॉज इन सेल्फ डिफेंस। अब ईरान क्या कहता है कि इतना जो मैंने अटैक किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पे अटैक किया है। तो इट्स मतलब ईरान का एक्शन जो था वॉज इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में था। एज अ रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया के तौर पर था। किसकी तरफ प्रतिक्रिया था? टू द एम्बेसी अटैक, जो एम्बेसी पे अटैक हुआ था उसकी प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स के बाद टू आता है, रिस्पॉन्स टू व्हाट? रिस्पॉन्स टू द एम्बेसी अटैक। एंड दैट द मैटर, तो ईरान कहता है कि इट्स एक्शन वाज इन सेल्फ डिफेंस एज अ रिस्पॉन्स टू द एम्बेसी अटैक, एंड दैट, और यह कि मैटर इज कंक्लूडेड फॉर नाउ, और जो मैटर है वो अब के लिए एकदम कंक्लूड हो गया है, बस कंक्लूजन निकल गया है मैटर का, ये कहना चाहते। देख रहे हो पूरा, देखो कैसे सेंटेंस को तोड़ते हैं। ईरान से, ईरान कहता है, क्या कहता है कि इट्स एक्शन वाज इन सेल्फ डिफेंस, इसका एक्शन जो था वो अपने बचाव में था। फिर यहाँ लिख दिया एज अ रिस्पॉन्स टू द एम्बेसी अटैक, एम्बेसी अटैक के प्रतिक्रिया पर था। फिर यहाँ पर एंड लगा दिया, एंड, फिर यहाँ पर दैट लगा दिया, एंड दैट, अब यह कि, यानी कि मैं मान करके चलूँ कि एंड के बाद ईरान कहता है, यह कहता है दैट द मैटर इज़ कंक्लूडेड फॉर नाउ, कि जो मामला है अब के लिए एकदम कंक्लूजन पे पहुंच गया है। मतलब किसी के मन में आएगा ना कि ये दैट क्या है, तो ये जो सेज वर्ब है ना, तो यूँ समझ लो कि इसी वर्ब का ये दूसरा टुकड़ा हो गया। एंड लगा दिया ना यहाँ पर, तो एक ही वर्ब से काम चलेगा कि ईरान सेज ये, एंड दैट, यह कि मैटर कंक्लूड हो गया, ऐसे समझा करो। बहुत घुमावदार लिखते हैं लोग आर्टिकल। आगे देखो, यहाँ लिखा है कि द यूएस एंड अदर अलाइज ऑफ इजराइल। तो पहले यहाँ तक देखो, द यूएस मतलब यूएस और जो दूसरे अलाइज है, जो मित्र हैं, किसके? ऑफ इजराइल, इजराइल के जो मित्र है। तो यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ ना। यहाँ लिखा अपलॉडेड, अपलॉड किया मतलब तारीफ़ की, तो यहाँ से प्रेडिकेट चालू हो जाएगा। ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि यूएस ने और दूसरे जो इजराइल के मित्र हैं, जो उसके अलाइज में हैं, उन्होंने अपलॉड किया, तारीफ़ की। क्या तारीफ़ की? तारीफ़, अपलॉडेड व्हाट? इजराइल्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल का जो मिसाइल को रोकने का जो सिस्टम बना रखा है ना, 99% मिसाइल को इसने रोक लिया, तो उसके इस सिस्टम का जो डिफेंस सिस्टम है उसका सब ने बहुत तारीफ़ किया, बहुत अपलॉड किया। एंड अर्ज्ड, एंड गुजारिश की, अर्ज किया। किसने किया? देखो एंड लगा है, यानी कि इसका सब्जेक्ट कौन है? यही है, द यूएस एंड अदर अलाइज। उन्होंने अर्ज किया, सेकेंड फॉर्म। किससे अर्ज किया? अर्ज प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से। क्या करने के लिए? यहाँ पर आ गया है हमारा इन्फिनेटिव। वाई? टू एक्सरसाइज रेस्टोरेंट। एक्सरसाइज रेस्टोरेंट का मतलब होता है, रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि लगाम, लगाम लगाओ, मतलब ये नाउन की तरह यूज़ किया है। रेस्टोरेंट मतलब होता है एकदम लगाम, एकदम कि अब आगे से एकदम अपने आप को कंट्रोल करके रखो। तो अगर आप रेस्टोरेंट को एक्सरसाइज करते हो, यानी कि आप इस कंट्रोल पावर को यूज़ करते हो, मतलब कंट्रोल करते हो, कहने का मतलब कि कंट्रोल करते हो। तो यूएस और बाकी अलाइज ने क्या गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कि भाई तुम अब लगाम लगाओ, अब कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल करो। अवॉइडिंग अ रीजनल वॉर, कि रीजनल वॉर को अवॉइड करते हुए अपने आप को कंट्रोल करो भाई। रीजनल जो क्षेत्रीय जो वॉर हो जाएगा, उसको ये ना हो जाए तो उसको अवॉइड करते हुए कंट्रोल करो।
ठीक है, अब देखो, तो यहाँ अवॉइडिंग क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब कह रहे हैं कि बट इज़राइल हैज़ वाउड, टेंस पर देखो, मैं चाहता तो हर चीज़ को भी लिख लिख के समझाता, बट मैं अभी ऐसी पार्सिंग कर रहा हूँ कि यहीं पर समझ लो। बट इज़राइल हैज़ वाउड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज़राइल ने प्रतिज्ञा ली है, वाउ किया है, प्रतिज्ञा ली है। वाउड व्हाट, दैट, अब यहाँ दैट लगा है, दैट ईरान्स अग्रेशन वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स। अब ये जो आप दैट देख रहे हो ना, अब ये तो कंजंक्शन हो गया ना, फिर तो देखो इज़राइल हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वाउड हमारा V3 मेन वर्ब है। तो इज़राइल ने प्रतिज्ञा लिया, प्रतिज्ञा क्या लिया, दैट। अब ये दैट से नाउन क्लॉज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, तो नाउन क्लॉज है कि दैट ईरान्स अग्रेशन, ईरान का जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, जो उसने अग्रेसिवपन अपना दिखाया है, जो अटैक किया है, तो ये जो अग्रेशन है वुड बी मेट, यहाँ मेट का मतलब है कि उसको एनकाउंटर किया जाएगा। यहाँ ये मीट का थर्ड फॉर्म मेट है, मतलब पैसिव यूज़ किया है कि वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स, मतलब कि उसके अग्रेशन की मुलाकात कराई जाएगी एक प्रतिक्रिया से, एक रिस्पॉन्स से, कि अब तुम इतना गुस्से में हो ना, एक प्रतिक्रिया तुम्हें दिखाया जाएगा, ये बात है। 50% देखो आराम से पार्स हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मेनी वेज, इन मेनी वेज मतलब कई तरीक़ों से, कई रास्तों में, जैसे इसकी हिंदी समझो, इन मेनी वेज कई मामलों में, ऐसे समझ लो, इन मेनी वेज वेस्ट एशिया रिमेन्स अ जियो पॉलिटिकल मोरास टुडे। चूँकि यहाँ पर रिमेन्स है तो हम ऐसे समझेंगे कि कई मामलों में जो वेस्ट एशिया है, रिमेन्स मतलब अभी भी है, बरकरार है, क्या है वो, जियो पॉलिटिकल मोरास। मोरास का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया है, सब गड़बड़ हो गया है, तो जियो पॉलिटिकल मोरास है आज के डेट में जो वेस्ट एशिया है ना कहीं जियो पॉलिटिकल क्या है कि बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो कभी किसी रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो उसके जोग्राफिकल क्षेत्र में जो आएगा उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं एक मोरास बन गया है, एक प्रॉब्लम बन गई, एक क्रिटिकल इशू बन गया है। तो ये कह रहा है कि कई चीज़ों में जो वेस्ट एशिया है वो रिमेन्स, अभी भी है, रिमेन्स मतलब बरकरार है, किस रूप में बरकरार है, अ जियो पॉलिटिकल मोरास। एक्चुअली रिमेन क्या होता है ना कि ये भी कहीं ना कहीं स्टेट को दिखाता है, इसलिए रिमेन, अगर हम रिमेन लगा देंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसका ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर रिमेन लगा दें कि वेस्ट एशिया का ही कॉम्प्लीमेंट है कि वेस्ट एशिया किस रूप में अभी है, क्या बरकरार है, तो अभी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल मोरास है आज के डेट में कई चीज़ों में। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, इज़राइल्स ब्रूटल। अब यहाँ पर इज़राइल हमारा नाउन है, यहाँ पर एस्ट्रोफेस लगा है, ब्रूटल, तो इज़राइल का ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बहुत ही जो क्रूर हो, निर्दयता पूर्वक जो हो, तो इज़राइल का जो ब्रूटल इलीगल सीज, गैर कानूनी रूप से किसी को आपने सीज कर लिया किसी चीज़ को, ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज वॉज इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग। अब क्या बात कही जा रही है कि इज़राइल का जो बहुत ही घातक, जो ब्रूटल है, जो इलीगल कब्ज़ा है किस पर, पैलेस्टीनियन के टेरिटरीज़ पर, जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनकी टेरिटरीज़ पर, उनके क्षेत्र पे इलीगल कब्जा वगैरह है, वॉज इग्नोर्ड, उसको इग्नोर किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग, काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया गया था, बाय होम, बाय रीजनल एंड ग्लोबल प्लेयर्स, जो वहाँ के जो रीजनल प्लेयर का मतलब क्या है कि जो वहाँ के जो समझ लो पॉलिटिशियन होंगे या वहाँ के जो मेन लोग होंगे उनको प्लेयर कहा जा रहा है, या ग्लोबल प्लेयर्स जो पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं चाहे किसी भी पोस्ट को वो होल्ड करते हो उनको प्लेयर के नाम से बोला जा रहा है कि रीजनल प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर ने इग्नोर किया था कि चलो भाई इजराइल जो है अपना ब्रूटल इलीगल सीज किए हुए है पैलेस्टीनियन की टेरिटरीज़ पे, तो ठीक है इग्नोर कर दिया था, तो वो सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि हमास लॉन्च्ड अ मर्डरस अटैक। अब देखो यहाँ पर हमास क्या है, सब्जेक्ट है, लॉन्च क्या है, वर्ब है। हमास ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया,
यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया अ मर्डरस अटैक। मर्डरस का मतलब है कि एकदम घातक, घातक जो अटैक है उसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि फ्रॉम द ब्लॉकेडेड गाज़ा स्ट्रिप। देखिए ब्लॉकेडेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को घेरा लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो उसको ब्लॉकेडेड कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि शायद गाज़ा स्ट्रिप को, जो स्ट्रिप का मतलब क्या है, ऐसी कोई जगह होगी स्ट्रिप जैसी होगी, वो गाज़ा उसका नाम है, तो उस गाज़ा स्ट्रिप को शायद चारों तरफ से कहीं ब्लॉक किया गया होगा, उस सेंस में बात कही जा रही है कि उस जो ब्लॉक है पहले से ही गाज़ा स्ट्रिप, उस गाज़ा स्ट्रिप से हमास ने क्या किया, बहुत ही घातक अटैक को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? ऑन अक्टूबर 7, 2023, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ये कदम उठाया। ठीक है, फिर अब देखो क्या स्टाइल है, अचानक कॉमा लगाकर लिखा हुआ है कि लीविंग एन ओपन वुंड। ये बड़ा वो लोग लिखते हैं, लीविंग आईएनजी लगाते हैं। अब यहाँ लीविंग का क्या मतलब मान करके चलेंगे, देखो यहाँ लिखा है कि लीविंग एन ओपन वुंड, तो आईएनजी लगा है, मतलब कि एक खुला घाव छोड़ते हुए, मतलब एक खुला घाव देते हुए। ये एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि इट विल लीव एन ओपन वुंड, मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक घाव दे जाएगा, घाव वहाँ पर मतलब कि जख्म दे जाएगा। तो जब इस हमास ने लॉन्च किया 7 अक्टूबर को, बहुत इतना ख़तरनाक अटैक जब किया, तो उस अटैक ने क्या किया उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिखा रहा है कि ये करते हुए एक बहुत ही ओपन वुंड, कभी न भरने वाला खुल्लम खुल्ला जख्म दे दिया। कहाँ दिया? इन इज़राइल्स कलेक्टिव साइकी। तो अब ये देखो कैसे घुमा के लोग लिखते हैं, वो घाव कहाँ दिया? इज़राइल के कलेक्टिव, मतलब बहुत सारे साइकी का मतलब क्या होता है? आपका जो माइंड है, कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड चीज़ों को साइकी कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि इज़राइल के पूरे दिमाग पर, कलेक्टिव इज़राइल में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो पावर है, वो मतलब सब पे अटैक है। ये इंसान पे खाली घाव नहीं है, पूरे इज़राइल के ऊपर ही घाव है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये कहने का एक तरीका है, इज़राइल्स कलेक्टिव साइकी। कलेक्टिव मतलब फुल सामूहिक, जो पूरे इज़राइल को मान लो एक इंसान मान लो, और इज़राइल के पूरे दिमाग पे आघात है, ये इस वे में कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा फिगरेटिव भी लोग यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि सिंस देन का मतलब क्या होता है? तब से इज़राइल हैज़ बीन कैरिंग आउट। टेंस समझ में आ गया? देखो ये सब्जेक्ट हो गया और हैज़ बीन के साथ आईएनजी लगा है, मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तब से, सिंस देन। अच्छा, जब भी ये सिंस आएगा तो सिंस के बाद जो टेंस आएगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, नहीं पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो तब से इज़राइल हैज़ बीन कैरिंग आउट का मतलब क्या है? कि ऐसा वो कर रहा है। अ वेंजफुल जिनोसाइडल अटैक। तो कैरी आउट का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है ना, कि अगर मैं कहता हूँ कि यू शुड कैरी आउट माई ऑल द थिंग, कैरी आउट का मतलब कि तुझे अंजाम देना चाहिए, यू नो। तो इज़राइल जो है वो अंजाम दे रहा है। किस चीज़ को अंजाम दे रहा है? वेंजफुल मतलब एकदम प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोध लेने वाला होता है ना, उसको वेंजफुल कहते हैं। तो वेंजफुल जीनोसाइडल का मतलब कि आप जहाँ अटैक कर रहे हो वहाँ के पूरे उसके पूरे कम्युनिटी को समाप्त कर दो, उसके पूरे ग्रुप को समाप्त कर दो, एकदम उसको जीनोसाइड कहते हैं। तो पूरा जीनोसाइडल अटैक जो है वो कर रहा है, प्रतिशोध में जीनोसाइडल अटैक कर रहा है। ऑफ, मुझे लगता है ऑफ गलत है, या तो ऑन गाज़ा होना चाहिए, इन गाज़ा होना चाहिए। गाज़ा पे जो है वो इस तरह का एक वेंजफुल और जीनोसाइडल अटैक को कैरी आउट कर रहा है। कब से? तभी से कर रहा है। 7 अक्टूबर को जो हादसा हुआ, मतलब जो उन लोगों ने, हमास ने मर्डरस अटैक किया, तब से इज़राइल जो है वो भी प्रतिशोधात्मक जीनोसाइडल अटैक जो है वो गाज़ा पे करता आ रहा है। क्लियर? अब देखिए, अब लिखा है कि द यूएस कॉमा भी है, इज़राइल्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अलाई, फिर यहाँ पर कॉमा है। पता है क्या है? ये है तो नाउन फ्रेज, बट इसे कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। ये यूएस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन यूएस? वही जो इज़राइल का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल अलाई है, ऐसा दोस्त है जो इन्फ्लुएंस करता है उसको, यू नो,
प्रभावित करता है, तो वो उस यूएस ने क्या किया, तो वो जो यूएस है वो फेल हो गया। तो ये यूएस हमारा सब्जेक्ट और ये फेल्ड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, सेकेंड फॉर्म। तो वो यूएस फेल हो गया। किस चीज़ में फेल हो गया, तो यहाँ पर लिखा है कि टू रेन इन तेल अवीव। देखो टू लग गया और यहाँ रेन वर्ब का बेस फॉर्म लग गया तो इन्फिनिटिव हो गया, तो क्या करने में फेल हो गया। अब रेन के साथ इन क्या है, एक्चुअली फ्रेजल वर्ब होता है रेन इन। रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, कंट्रोल करना। घोड़े पे कैसे लगाम लगाते, लगाम लगाने में फेल हो गया। यूएस लगाम लगाना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, वो कंट्रोल करने में वो फेल हो गया। किसको कंट्रोल करना चाहता था, तेल अवीव। तेल अवीव मतलब इजराइल के बारे में बात कही जा रही है ना, कि तेल अवीव हो सकता है इसका कैपिटल होगा, इसको कंट्रोल करना चाहता था। कब, व्हेन इट वेंट ऑन अ रैम्पेज। जब देखो वेंट ऑन अ रैम्पेज, एक्चुअली छोटा सा इसको ईडियम ही कह लो, एक्चुअली होता है गो ऑन अ रैम्पेज। इसका मतलब होता है कि एकदम क्रूर बन जाना, पागल, जंगली हो जाना, मार काट करने लगना। तो जब इजराइल वेंट ऑन अ रैम्पेज, एकदम पागलपंती पर उतर आया, मार काट करने लगा, कहाँ, इन गाज़ा, एंड लॉन्च्ड मल्टीपल अटैक्स, बहुत सारे अटैक कर डाले इन द रीजन, उस क्षेत्र में, इंक्लूडिंग द एक्सट्रीमली डेंजरस। अब यहीं पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, इसमें शामिल क्या था, एक्सट्रीमली डेंजरस बॉम्बिंग ऑफ ईरान्स एम्बेसी कंपाउंड। उसके अटैक में जब इसने पूरा, जब इजराइल जो है वेंट ऑन अ रैम्पेज, जब बिल्कुल पागल हो गया, गाज़ा के अंदर बहुत सारा मल्टीपल अटैक्स कर दिया क्षेत्र में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था एक्सट्रीमली, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बॉम्बिंग हुआ ऑफ ईरान्स, ईरान के एम्बेसी कंपाउंड में हुआ, उसी में शामिल था ये। अब समझे, देख रहे हो, मैं अभी लिख लिख के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं लिख के समझा दूँ, अभी तो ऐसे ही पार्सिंग सही लग रही है। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, ईरान, अब यहाँ पर विच लिखा है, तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं चाहूँ तो इसको लिख के समझा सकता हूँ, बट ऐसे तो बहुत बार समझाया है ना। तो ईरान, फिर कॉमा करके लिखा है विच बैक्स हिजोबुल्ला, हमास एंड द हौथिस। तो ये जो विच से शुरू हुआ है, देखो कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ विच से शुरू हुआ है और यहाँ पे है ना, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये ईरान के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन ईरान, वही ईरान, विच बैक्स, जो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, किसका, हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, एंड द हौथीस, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अलग अलग ग्रुप है, इनके प्रॉक्सीज हैं, इनको पैसा देता होगा, इनको हथियार देता होगा, इनसे आक्रमण कराता होगा ईरान। तो वो जो ईरान है ये सब्जेक्ट है और ये हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब है कि वो ईरान ऑल्सो फेल्ड, तो ईरान भी फेल हो गया, ये इसका वर्ब है। किस चीज़ में फेल हो गया, तो इन्फिनिटिव आएगा, टू शो एनी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब है कि वो लगाम लगा हुआ, यानी कि किसी भी, मतलब कंट्रोल नहीं किया, फेल हो गया कंट्रोल करने में। शो एनी रेस्टोरेंट का मतलब कि अपनी तरफ से कोई उसने ये नहीं दिखाया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुप बैठे हैं, तो वो नहीं दिखाया, मतलब फेल हो गया। जो ईरान है वो भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को लगा नहीं, मतलब रोक नहीं पाया, लगाम नहीं लगा पाया, उसमें फेल हो गया। ठीक है, अब लिखा है कि नाउ द रीजन इज़ ऑन अ क्लिफ। अब जो उसका क्षेत्र है ऑन अ क्लिफ, ऑन अ क्लिफ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई पहाड़ है और इसकी कोई चोटी है, कोई चोटी पे अगर बैठा है तो खतरा है ना, कोई धक्का देगा गिर जाएगा। अब पूरा का पूरा जो रीजन है वो क्या है, इज़ ऑन अ क्लिफ, उस चोटी पर है, उस बिंदु पर है। एंड अ माइल्ड पुश, एक हल्का सा जो झटका है ना, एक हल्का सा जो धक्का है, इज़ एनफ, वो काफ़ी है, क्या करने के लिए, टू ट्रिगर अ कैलामिटी, बर्बादी को उकसाने के लिए, बर्बादी लाने के लिए, कैलामिटी मतलब बर्बादी, तो उस बर्बादी को लाने के लिए एक छोटा सा हल्का सा पुश भी बहुत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ के नोक पर बैठा है। भाई नोक पर बैठा है तो एक धक्का दो बर्बाद हो जाएगा। कितने घुमा करके लिखते हैं ना ये लोग। और देखो, और देखें, अब यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर नित्यानाहू मिस्टर नित्यानाहू's सेक्रेटरी एंड वॉर पॉलिसीज हैव फेल्ड। तो देखो
अब हमारा ये हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। देखो सब्जेक्ट कितना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, मिस्टर नित्यानाहू सेक्रेटरी एंड वॉर पॉलिसीज। तो यानी कि ये सेक्रेटरी और ये वॉर पॉलिसीज, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट से क्या किया, हैव फेल्ड, ये भी फेल हो गए, मिजरेबली, बुरी तरह फेल हो गए, मिजरेबली, बहुत बुरी तरह फेल हो गए। अब लिखा है कि ही कुड नॉट प्रिवेंट द अक्टूबर 7 अटैक। अब ये जो मिस्टर है नित्यानाहू जो है, कुड नॉट प्रिवेंट, रोक नहीं सका, फेलियर को दिखा रहा है, कुड नॉट प्रिवेंट, नहीं रोक सका, किस चीज़ को, द अक्टूबर 7 अटैक, 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ उसको वो रोक नहीं पाया। क्लियर, रिकॉर्ड हो भी रहा है, देख लेते हैं, हो रहा है 40 मिनट हो गए इस। हिज वॉर ऑन गाजा हैज़ टर्न्ड द एनक्लेव इनटू अ ग्रेवयार्ड। देखो अब टर्न हमारा, देखो ये वर्ब है, तो इस वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, तो यानी कि इतना हमारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो हिज वॉर ऑन गाजा, बात कर रहे हैं वॉर की, वॉर से पहले हिज लगा दिया, युद्ध की, उसका युद्ध कहाँ पे, तो ऑन गाजा, गाजा पर जो उसका वॉर है, हैज़ टर्न्ड, उसने बदल दिया, किसको, द एनक्लेव, एनक्लेव मतलब वो जो टेरिटरी है, जो एरिया है, उसको बदल दिया इनटू अ ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान में बदल दिया। इतना ज़्यादा अटैक किया होगा कि गाजा जो है वो एक तरीके से कब्रिस्तान हो गया, इतना हमला किया। बट हैज़ फेल्ड, यही ये जो वॉर है इसने कब्रिस्तान में बदल तो दिया, बट हैज़ फेल्ड टू डिफीट हमास, लेकिन हमास को डिफीट करने में फेल हो गए। देखो हैज़ फेल्ड, अब यहाँ बट के बाद हैज़ लगा है, लेकिन सब्जेक्ट मेरा भी वही है, हिज वॉर, तो इसी हिज वॉर ऑन गाजा के लिए एक हैज़ यहाँ आया है कि हैज़ टर्न द एनक्लेव इनटू ग्रेवयार्ड, बट हैज़, फिर यहाँ हैज़ लगा, बट हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गया है क्या करने में, टू डिफीट। ये टू डिफीट क्या है, इन्फिनिटिव है, किसको, तो हमास, हमास को जो है वो डिफीट करने में फेल हो गया है। एंड रिलीज होस्टेजेस, अब यहाँ पर जैसे कि फेल्ड टू डिफीट है ना, तो टू डिफीट है, उसी तरीके से टू रिलीज है, बट यहाँ टू कहने की जरूरत नहीं है। फेल टू डिफीट हमास एंड रिलीज, फिर टू कहने की जरूरत नहीं है, एंड रिलीज होस्टेजेस, होस्टेज को रिलीज करने में भी फेल हो गया है। होस्टेज मतलब जो बंधक होंगे, जो बंदी बने होंगे। एंड हिज रेकलेस बॉम्बिंग, रेकलेस मतलब कि जो लापरवाह है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ ना, जैसे कोई गाड़ी रेकलेसली चला रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो जो रेकलेस बॉम्बिंग है, कुछ भी प्लान के साथ नहीं, कहीं भी बॉम्ब गिर रहा है, तो रेकलेस जो बॉम्बिंग कैंपेन्स है इन द रीजन, हिज रेकलेस बॉम्बिंग कैंपेन इन द रीजन, पूरा का पूरा देखो कितना बड़ा ये बना है सब्जेक्ट, हिज रेकलेस बॉम्बिंग कैंपेन्स, तो ये हमारा हो गया मेन नाउन, कि उसका जो लापरवाही वाला जो बॉम्ब फेंकने का जो कैंपेन है इन द रीजन, क्षेत्र में। हैव, तो यहाँ हैव क्यों बोला है, क्योंकि कैंपेन्स की बात हो रही है, ये प्लूरल, तो हैव लगा है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा है ना, हिज रेकलेस बॉम्बिंग कैंपेन्स इन द रीजन, इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है, ये आखिर हैव किसके लिए लगा है, तो कैंपेन्स के लिए लगा है। तो ये जो कैंपेन्स है, हैव ब्रॉट ईरान एंड इज़राइल टू द ब्रिंक ऑफ वॉर, वो ले आया है, ब्रॉट ले आया है ईरान और इज़राइल को, टू द ब्रिंक किनारे पर ले आया, ऑफ वॉर, वॉर के कगार पर ले आया है, वॉर के किनारे पर ले आया, युद्ध कराएगा इनसे, ठीक है जी, जो लगातार जो बॉम्ब मारा था उस चक्कर में। और आगे देखिए, ख़त्म करें, ज़्यादा हो गया आज नहीं अच्छा, आज पहली बार यहाँ तक पहुँचे। देखिए अब यहाँ क्या है कि इफ़ एन ओपन वॉर ब्रेक्स आउट, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन रखा गया, कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर एक ओपन वार, खुल्लम खुल्ला वार अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब चालू हो जाता है, ब्रेकआउट का मतलब अगर चालू हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना फायर ब्रेक्स आउट, आग लग जाती है, तो वैसे अगर कोई ओपन वॉर हो जाता है तो क्या होगा, बोथ, दोनों, इज़राइल एंड ईरान कैन रीक हैवक ऑन ईच अदर। देखो रीक हैवक तो आपको रटना पड़ेगा, इसका मतलब तबाही मचा देना, तो एक दूसरे पर तबाही मचा देंगे। इज़राइल और ईरान जो है एक दूसरे पे ही कैन रीक हैवक ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे तबाही मचा देंगे, बर्बाद कर देंगे। टर्निंग द होल रीजन, पूरे क्षेत्र को टर्न कर देंगे। रीजन के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा रीजन, द एनर्जी बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इस रीजन को किस नाम से जाना जाता है, द
एनर्जी बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो टर्निंग द होल रीजन, और रीजन के बाद एक इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, मतलब क्या पोजीशन भी लगा दिया कि कैसा रीजन, वही द एनर्जी बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको टर्न कर देगा इनटू व्हाट, इनटू अ बैटल फील्ड, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में तब्दील कर देगा। समझ गए? अब देखिए, अब कह रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू शुड कंसीडर, ये एडवाइस दे रहा है कि नेतन्याहू को विचार करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए क्या, द रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑफ इजराइल्स डिफेंस सिस्टम। कमाल का, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उसने 99% जो मिसाइल वगैरह है उसको उसने रोक लिया था, तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए एज अ विक्ट्री, एक विक्ट्री के रूप में उसको मानना चाहिए, मतलब तारीफ़ नहीं, कंसीडर करना चाहिए। जो रिमार्केबल जो परफॉर्मेंस है उसको मानना चाहिए किस रूप में, एक विक्ट्री के रूप में। देख पूरा देखो, मिस्टर नेतन्याहू शुड कंसीडर व्हाट, द रिमार्केबल परफॉर्मेंस, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है किसका, ऑफ इजराइल्स डिफेंस सिस्टम का, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हुआ है उसको कंसीडर करना चाहिए किस रूप में, एज अ विक्ट्री, एक जीत के रूप में कंसीडर करना चाहिए कि वाह हम जीत गए। एंड स्टैंड डाउन, और विड्रॉ कर लेना चाहिए, मतलब वहीं पर रोक देना चाहिए। टू अवॉइड अ रीजनल वार, किसी भी रीजनल वार को अवॉइड करने के लिए वहीं पर रुक जाना चाहिए कि बस स्टैंड डाउन, हम नीचे उतर रहे हैं भैया, आपसे नहीं होगा। इफ़ इज़राइल डज सो, अगर इज़राइल ऐसा करेगा, इट वुड ओपन अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये अवसरों की खिड़की खोल देगा, मौका खोल देगा। टू डायल डाउन टेंशन, डायल डाउन का मतलब होता है कम करना, टेंशन को कम करने का कई मौका खोल देगा। कहाँ पर, इन वेस्ट एशिया। कब करेगा, कि अगर इज़राइल ऐसा कर ले, क्या कर ले, कि वो अटैक ना करे, कंट्रोल कर ले, तो फिर ये जो वेस्ट एशिया है उसका टेंशन कम होगा, बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल पार्स करके बताया, बट कुछ भी लिख करके नहीं समझाया, ऐसे ही ब्रेक करके बताया है। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।